नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में सोचने पर अमूमन बेरंग क्लासरूम, बिना सुविधाओं के पाठ रटने बच्चे और नीरस माहौल की जहन में आता है। लेकिन भोपाल की एक शिक्षक डॉक्टर उषा खरे ने इस सोच को बदल दिया और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा दिया है। इसी विषय पर साधना न्यूज से खास बातचीत भी की है, देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चिन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मेरे साथ एक ऐसी गुरु मौजूद है, ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिनके बारे में बात करते करते शायद शाम गुजर जाए। मैं खुद उनसे बात करूंगी और उनके बारे में जानूंगी। आपको बता दूं कि 2 राजकीय सम्मान, एक राष्ट्रीय सम्मान, केबीसी में पहुंचकर 25 लाख रुपए का इनाम और खास करके पुराने भोपाल के जहांगीराबाद में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। पिछले 40 सालों तक शिक्षक रहीं, लगातार कार्य करते हैं और कहते भी हैं कि समाज का निर्माण करने, आधारशिला रखने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। और वाकई मेरे साथ एक ऐसी गुरु डॉक्टर उषा खरे मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे काम करती है, कहाँ से शक्ति मिलती है, कहाँ से ऊर्जा मिल रही है और लगातार वो कार्य कर रही हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मेघा जी। कैसे ये ऊर्जा मिल रही है, कैसे ये शक्ति मिल रही है आपको? वहां भी मैं सुन रही थी तो लग रहा था बस सुनते ही जाएं। देखिए, ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ये तो सर्वव्यापी ईश्वर जानता है कि उसने हर व्यक्ति को इतनी ही ऊर्जा दी है, हर एक को काम करने के लिए एक विजन दिया है, ताकत दी है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि वो समझे, पहचाने अपनी एनर्जी को, और एनर्जी को पहचान कर उसको थोड़ा कष्ट तो होता है, परिश्रम करना पड़ता है, ईमानदारी रखनी पड़ती है। जब कोई बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि उषा खरे को ही फेम मिला या उषा खरे ने ही काम किया। सारी जितनी भी यूथ, सारी जो हमारी बहनें हैं वो सब उषा खरे हैं, सभी के अंदर है। तो मैं तो महिला दिवस पर यही कहूंगी कि आप बिल्कुल कम ना आके, मेघा जी, आप अपने आप को बिल्कुल कम ना आके मान के चलिए कि आपके अंदर मुझसे कई गुनी ऊर्जा है। मैम, 2 राजकीय सम्मान, एक राष्ट्रीय सम्मान, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ये सुना भी रही थी कि जब आपको पूछा गया कि क्या फेमस है, थोड़ा सा वो जरा दर्शकों को बताइए। जी, ये बिल्कुल सही पूछा आपने कि देखिए, सम्मान मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, मुझे कार्य बहुत मायने रखता है और कार्य से ही व्यक्ति की पहचान होती है। और मैं एक ये भी संदेश दूंगी कि अगर आपने निष्ठा से, ईमानदारी से और मेहनत से कार्य किया है तो सम्मान खुद ब खुद आपके पास चले आते हैं। जब मुझे मध्य प्रदेश से मैं अकेली चुनी गई थी राष्ट्रीय सम्मान के लिए, टीचर्स का अवार्ड मुझे मिला था, तो उसके एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंच पर पीएमओ में हम लोगों को बुलाया था। अब चूंकि मैं मध्य प्रदेश से अकेली थी तो बोले कि जिन जिन स्टेट से एक सिलेक्शन हुआ है वो लोग थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मुझसे पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बहन जी आपके यहाँ का क्या खास है? तो मैं गर्व से बताऊंगी कि उन दिनों में टीचर्स ट्रेनिंग, उन दिनों नहीं, 1995 से मैंने पूरे मध्य प्रदेश के टीचर्स ट्रेनिंग पर एज ए कोऑर्डिनेटर बहुत काम किया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवहार का विकास करना, कक्षा प्रबंधन सिखाना, कक्षा में अच्छे वातावरण के निर्माण करने में उनकी भूमिका उनको बताना, इस पर मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि मध्य प्रदेश की शालाओं में सर इस समय सबल भारत, गौरवमयी भारत, प्रखर भारत, प्रतिभाशाली भारत, संस्कारित भारत और संकल्पित भारत का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ की जनता पर विश्वास करिए, सारे बच्चे हम लोग अच्छे बना कर देंगे जो एक देश के लिए बड़े ऊर्जावान होंगे। और हमारी वो धरोहर है, बच्चे हमारी दौलत है। तो हमारे शिक्षकीय कार्य का ये प्रथम उद्देश्य भी है कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम करें, और वही मैंने किया। मुझे जहाँ तक याद है 14 साल आपने जहांगीराबाद स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं। क्या कुछ नया किया था? आप एक लैब लेकर आई थी जो पूरी एआई टेक्नोलॉजी रही थी, तो वो क्या थी? जी देखिए, 14 साल जब मैं प्रिंसिपल रही तो सबको पता होगा कि प्राचार्य
थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है। और यदि वो विजनरी है, विजन है उसका, और यदि उसने उसको अपने कर्तव्य को मिशन बना लिया, तो फिर कोई चीज दूर नहीं है। 2014 में जब हमारा डिजिटल इंडिया आया, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कांटेक्ट किया और मैं माइक्रोसॉफ्ट की लैब लेकर स्कूल में आई। उस लैब के माध्यम से मैंने सैकड़ों मम्मियों को निःशुल्क डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से जोड़ा और उनको प्रशिक्षित किया निःशुल्क, और उनकी नौकरियां लगवाने में मदद की। जब माताएं हमसे जुड़ी तो ऑब्वियसली वो तो कमिटमेंट करेंगी कि हमारी बच्ची की भी शिक्षा पूरी होनी चाहिए, पर अंग्रेजी का भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम का स्कूल किया, दादियों को, नानियों को कल्चरल एक्टिविटी से जोड़ा, व्यवसाय से जोड़ने के कई प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किए। तो इन सब में मेहनत तो हुई, ऑब्वियसली मेहनत तो होगी ही, पर एक विजन था और एक मुझे नॉलेज थी इन सब चीजों की। मैंने पढ़ाई के दिनों में काफी कुछ पढ़ रखा है, काफी डिग्रियां हासिल की है। तो देखिए, किसी भी देश का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वहां पर लोग शिक्षित हों। शिक्षित व्यक्ति दूसरे को संस्कारित कर सकता है, संस्कारित व्यक्ति देश को राज धर्म के रूप में अपना सकता है, और हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जहां ये सारी चीजें हमको दिखें। और इन्हीं के लिए हम शिक्षक हैं, इन्हीं के लिए माता पिता हम पर विश्वास करके अपने बच्चे हमारे विद्यालयों में भेजते हैं। तो दैट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा काम था। हमने कोई एहसान या कोई बड़ा अलग से काम नहीं किया। कहते हैं शिक्षक की गोद में प्रलय भी होता है और निर्माण भी होता है, और निर्माण तो हम आपका देख ही रहे हैं मैम। लेकिन उन तमाम शिक्षक जो हम आज की ये युवा पीढ़ी की बात करें, तो आज जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो नशे का शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज तो जाने के लिए पेरेंट्स को बोल देते हैं, पर शिक्षक तक पहुंचते ही नहीं है, और शिक्षक भी कहीं ना कहीं अब वैसे नहीं रहे हैं जैसा आपने काम किया है। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं साधना न्यूज चैनल की आभारी रहूंगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेघा जी ने वो वाला प्रश्न हमसे पूछ लिया जिस प्रश्न को लेकर मेरी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। और पिछले 6 माह से, जब से मैं रिटायर हुई हूँ, इसी पर मैं लगातार काम कर रही हूँ। इसी पर मैंने बड़े अधिकारियों, राजनेताओं तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। एक प्रोजेक्ट के रूप में मैंने लिया है कि अगर हमें अपने प्रदेश से अपराधों को कम करना है तो उसका एक प्रमुख कारण नशा भी है। और जिन बच्चों को बचपन में ही नशे की आदत डाल दी जाती है या वो देख के अपने माता पिता को करने लगते हैं, वो हमारे समाज के लिए इससे बड़ी घातक बीमारी कुछ नहीं है। तो हम सबको मिलजुल कर उन बातों की समीक्षा करनी चाहिए कि अपराध हम कैसे रोक सकते हैं। माताओं को संस्कार, सदाचार, सेवा, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम क्या ज्ञान या क्या प्रोग्राम चला सकते हैं, और हम उन सारे बच्चों को जो स्कूल गोइंग है इन सब गतिविधियों से कैसे बचा सकते हैं। क्या होता है कि दूरगामी जो परिणाम होते हैं, अब जैसे मान लीजिए मेरे संपर्क में एक बच्चा आया, उस बच्चे को 10वीं क्लास में मजे मजे में एक दोस्त ने उकसाया, दूसरे ने उकसाया, उसने जाके कोई गलती कर दी, पता चला उसके नाम की FIR दर्ज हो गई। ठीक है, 11वीं 12वीं में वो संभल गया। अब जब उस बच्चे की 4 साल 5 साल बाद नौकरी लगी और जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, मालूम पड़ा उस लड़के के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज था। तो अब आप तब संभले जब उसके पहले आप गलती कर चुके थे, और उस बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला और उस बच्चे को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हम उदाहरण हमारे पास हैं, सैकड़ों बातें हमारी ऐसी हैं जो एक अपराध मुक्त भारत की दिशा में अच्छा समाज का निर्माण करने में आगे बढ़ेंगी। और मैं मीडिया के प्रत्येक चैनल से गुहार लगाऊंगी कि मेरी इन बातों को आगे बढ़ाएं। मैंने 40 साल ईमानदारी से बच्चों की सेवा में अपना समय बिताया है, और मैं चाहूंगी कि ईश्वर मुझे शक्ति दे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मेरी सारी बहनें मुझसे जुड़ें और आगे चलकर इस देश के नौनिहालों को बचाएं, उनके व्यक्तित्व को संवारें, उनके अंदर एक क्या बोले, विश्व गुरु बनने वाले भारत के समर्थ नागरिक के रूप में उनको मतलब तैयार करें। तो ये सारी चीजों की अपेक्षा मेरी आज के दिन है, और यही मैं चाहूंगी मेघा जी, आप मेरे इस मिशन में जुड़े और ये मेरी बात आगे तक बढ़ाएं। मैम,
आप रिटायर हो गई हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि आप एक और स्कूल को गोद लिया है आपने। क्या करने वाली हैं, थोड़ा जी उसके बारे में बताएं। देखिए, पुराने भोपाल का मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है। मैं ब्याह कर आई थी पुराने भोपाल में। मैं हमेशा जब अभी प्रिंसिपल थी और नए भोपाल में रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि देखिए, खून का रंग तो सभी का लाल है, पर यहाँ क्यों वंचित है? यहाँ की हवा, यहाँ वृक्षारोपण, यहाँ नालियों का ढका होना, मतलब अच्छी जो सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो इन्हीं सब चीजों को बार बार सोचते विचारते जब मैंने अपना निर्णय लिया कि मैं अपने पैतृक निवास को ही रिनोवेट करा के उसमें रहूंगी, तो वो मेरा संकल्प पूरा हुआ। अब मैं पुराने भोपाल की बाशिंदा इस समय रहने लगी हूँ, और पास ही में मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक नवीन हाई स्कूल है। पुतली घर भी है, पर वो आरिफ नगर का स्कूल है। तो मैं अभी गई हूँ, 2-3 बार उस विद्यालय में गई हूँ, और मैंने देखा है कि मैं वहाँ के सारा अकादमिक और संरचनात्मक और जो भी काम मुझसे बन पड़ेंगे, सहयोग करते हुए मैं उस स्कूल को गोद में लूंगी, और वहीं से मैं अपने पूरे भारत के मिशन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाऊंगी कि अपराध मुक्त भारत एक संकल्पना है हमारी। जो स्कूलों में जिन बच्चों के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वहीं हम अपराधों को खत्म करने का भी संकल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरे महिला दिवस में समर्पित करती हूँ उन सारी बहनों को जो मैं इस मिशन में समझ बढ़ाएंगे और मेरे साथ जुड़कर आगे काम करेंगे। मैं समझ रही हूँ आप एक माँ भी हैं। और हाल ही में हमने एक ऐसा ऐसा वीडियो देखा मैम, छिंदवाड़ा का, जहाँ पे एक माँ डिप्रेशन का शिकार थी, लड़ाई झगड़े का शिकार थी। जी उन्होंने अपनी 2.5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया, और 10 साल की बेटी को भी पूरी कोशिश कर रही थी। तो चूंकि आप एक माँ है, और मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी आपकी बेटी किसी आईटी कंपनी में इंजीनियर है, 2 बेटियां हैं आपकी। तीन बेटियां हैं। जी हाँ, तो जी कैसे अब जो माओ की परवरिश है वो कैसे करे, कैसे वो डिप्रेशन का शिकार न रहे, क्योंकि वो नहीं रहेंगी तभी तो बच्चा नहीं रहेगा। जी तो क्या कहेंगे आज? देखिए, हमें वास्तव में पूछा जाए कितना भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, पर जड़ पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। आज जेंडर इक्वलिटी, लोग कहते हैं अरे महिलाएं बहुत आगे आ गई, बहुत ये हो गया वो हो गया, पर ये जो मानसिक विक्षिप्तता महिलाओं के अंदर है, ये कहीं ना कहीं अशिक्षा का प्रभाव है। अगर इनको 12वीं तक का स्कूल मिला होता, अगर इनको घर से निकाला गया होता, इनको अच्छे शिक्षक मिले होते, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि वो अपने बच्चे की खून की प्यासी हो जाती या जान ले लेती। तो मैं यहाँ पर भी संदेश दूंगी कि शिक्षा से किसी भी बच्ची को वंचित ना किया जाए। हर बच्ची को पकड़ पकड़ कर शिक्षित किया जाए, किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति, किसी धर्म की बच्ची हो। ये उस माँ का, जिसने उसको जन्म दिया है, उसका ये अधिकार के अलावा कर्तव्य है कि वो अपनी बच्ची को शिक्षित करे, उसको संबल प्रदान करे, उसको इस योग्य बनाए कि वो विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला कर सके, और लोगों को अपने मतलब यानी मेहनत से ये बता सके कि अभाव में रहते हुए भी हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं। मैम, आपने तो इतनी बच्चियों को शिक्षित किया है, और अभी इतनी बच्चियां शिक्षित आपके मार्गदर्शन में हो रही हैं, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में आज भी ये मानसिकता है कि कोख में अगर बेटी है, या उन्हें लगता है कि बेटी आ रही है या पैदा हुई है, तो उसको मार दिया जाता है। आज भी ये मानसिकताओं से कैसे बचा जाएगा? जी देखिए, हर पहलू पर काम करने की आवश्यकता आज भी है। कितना भी हम कहते हैं कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। तो वही मैं बार बार कह रही हूँ कि अपराध मुक्त भारत की जो संकल्पना है, अगर कक्षाओं में हमने ऐसे बच्चे तैयार किए कि उनको गलत चीजों का ज्ञान है कि ये गलत है, ये सही है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये करना है, ऐसा करना है। तो अगर स्कूलों का वातावरण हम जड़ पे काम करेंगे, तो जब ये युवा बनेंगे तब ये कोशिश करेंगे इन चीजों से बचा जाए। जेंडर इक्वलिटी की जहां तक बात करें, तो आज भी हमारा देश 147 देशों की कंपैरिजन में 129वें स्थान पर है। लोगों को लग रहा है कि बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ लैंगिक भेद, लैंगिक असमानता बहुत अधिक, और जिसके कारण ये ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि पुरुष प्रधानता हमें दिखाई दे रही है, और लड़की की तुलना वो इस रूप में कर रहे हैं कि ये जन्म लेकर हमारे ऊपर बोझ बनेगी। और कहीं ना कहीं इसमें वो अपराधी लोग भी शामिल हैं जो दुष्कृत्य करते हैं,
दुष्कर्म करते हैं और छोटी छोटी सी बच्चियों या बच्चियों के पर गलत नजर रखते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं आज इस दिवस के उपलक्ष्य में कहूंगी सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम इनका साथ बहुत गलत होना चाहिए। तभी जाकर कुछ चीजें ऐसी हैं कि लड़की को जन्म देने के लिए माँ के अंदर एक भावना पैदा होगी कि मेरी बच्ची सुरक्षित रह सकती है। आपने जब काम किया तब वो 40 साल पुराना जमाना था, लेकिन संघर्ष इतना था और संघर्ष के साथ मुझे लगता है संवेदनाएं भी थी, भावनाएं भी थी, पेशेंस भी था। मैम आज पेशेंस खत्म हो गया है। हम किसी चीज के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं, सफलता नहीं मिली तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश? जी जी जी, युवाओं के लिए मैं कहूंगी, देखो जीवन ही अपने आप में एक इम्तिहान है। यहाँ पग पग पर प्रतिदिन 24 घंटे आपका इम्तिहान होता है और इम्तिहान में आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो महान बनता है, वो सारी परेशानियों को निपट कर जीत जाता है और बहुत आगे बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इम्तिहान में पास होने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आपका कोई कितना भी आपको परेशान कर ले, आप इन पर खरे उतरिए, धैर्य रखिए, आगे बढ़िए और कितना भी कोई आपको परेशान करे आप डरिए मत और ना पीछे हटिए और लोगों को भी अपने साथ जोड़िए। बस मेरा आखिरी सवाल, जानती हूँ समय की कमी है, आप जिस मिशन पर काम कर रही हैं क्या वो सिर्फ भोपाल तक सीमित रहेगा या आप इसको मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में भी लेकर जाने वाले हैं? देखिए मेरा मिशन तो पूरे भारत, बल्कि कभी कभी तो मुझे आता है कि पश्चिम देशों में भी अपराध कम नहीं है, वहाँ भी खुलापन बहुत ज्यादा है, वहाँ भी किशोर अवस्था में बच्चों को रोका टोकी कम होती है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में यह एक समस्या है कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये बता ही नहीं जाता है कि बेटा अगर तुमसे धोखे से भी ये गलती हो गई तो इससे आपके पूरे परिवार को क्या नुकसान होने वाला है। ना उनको अपराधों की जानकारी है, ना उनको मतलब यानी इसके दूरगामी परिणामों की जानकारी है और ना वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो किशोर अवस्था के उफान में है, उनके अंदर हार्मोनल सीक्रेशन इस समय इतना ज्यादा हो रहा है कि उनको पूरी दुनिया में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। पर हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको कंट्रोल नियंत्रित नहीं करेंगे और उनसे अगर गलती हो जाती है तो खामियाजा भी तो उन्हीं को भुगतना है। तो हम क्यों ना इसको एक समाज सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे रखें, इस पर काम शुरू करें, इसको मिशन के रूप में लें और एक अपराध मुक्त भारत की संकल्पना के लिए पूरे देश के लोगों से आह्वान करें कि हम कक्षाओं में ऐसे बच्चों का निर्माण करेंगे जिनको ये ज्ञान हो कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि ये डॉक्टर उषा खरे मेरे साथ मौजूद थी और वो लगातार एक ही बात कह रही थी कि अपराध मुक्त भारत कैसे बनाया जाए, सशक्त भारत कैसे बनाया जाए, भारत के व्यक्तित्व का निर्माण, भविष्य के युवाओं का निर्माण कैसे किया जाए, इस पर वो लगातार काम भी कर रही है और अब देखना होगा कि उनका ये मिशन आगे कहाँ तक पूरा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।